वेलकम बैक। फिर से आप सबका स्वागत है। मिसलिनियस क्वेश्चन सीरीज मैं चला रहा हूँ, उसका ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पे। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। टॉप MCQs हैं और विद फैक्ट्स मैं डिस्कस करूँगा। टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे। वन डे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उन सब में बेनिफिशियल रहेगा। और SSC, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, पुलिस, स्टेटक का कोई भी एग्ज़ाम हो, PET, इन सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अनिल और बढ़ते हैं, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। इसके लगभग 30 से 35 पार्ट मैं लेके आऊँगा। हम कम से कम भी 2-2.5 हज़ार क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो ये वीडियो आती रहेंगी इस चैनल पे। आप पे जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। और मैं इसको जूम करके आपको पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सतलुज नदी है, ये वाली पाकिस्तान की साइड ये जाएगी। और ये जो है ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना ही है। इससे MP और राजस्थान 50-50% इस परियोजना का लाभ उठा रहे हैं। दोनों को लाभ मिल रहा है सिंचाई के क्षेत्र में या बिजली उत्पादन के क्षेत्र में। इस नदी के पानी से या इस परियोजना से उन्हें पानी की आपूर्ति हो रही है। और अगर हम इसके डिटेल्स की बात करते हैं तो इसकी डिटेल्स हमारे पास है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, लगभग 650 किलोमीटर में है। कौन कौन से जो शहर हैं या जगह हैं, जैसे बाड़मेर है, ये राजस्थान में है, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगा नहर, ये सारे नगर ये सहित राजस्थान के 7 जिलों से होकर ये गुजरती है। लंबाई मैंने बता दी है, 650 किलोमीटर है। यह पंजाब के कौन से बैरेज पे है? हैरिक बैरेज पर बना हुआ है। हैरिक बैरेज पर 2 नदियाँ आकर मिलती है वहाँ। एक से सतलज नदी है और एक ब्यास नदी है। तो वहाँ पे ये बैरेज है, वहाँ से ये नदी निकलती है। और राजस्थान में थार रेगिस्तान में सिंचाई की सुविधाओं में जाके समाप्त होती है। इतनी सुविधाएं ये इन जिलों को देती है। 7 जिले हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर, ये 7 जिले हैं। और MP के भी कुछ ज़िले हैं जो इस परियोजना से लाभान्वित हैं। अगर हम बात करें सरहिंद नहर की, तो सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। सरहिंद नहर पंजाब की एक प्रमुख नहर है। ये पंजाब की प्रमुख नहर है, ये याद रखना। इसका निर्माण सन 1882 में किया गया था। यह नहर सिंधु नदी प्रवाह तंत्र का ही हिस्सा है। इस नहर से हरियाणा जो राज्य है उसको लाभ मिला है। और अगर हम बात करें इसकी जवाहर सागर की, तो जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। ये तुम्हें याद रखना है। इस परियोजना से राजस्थान जो है वो लाभान्वित है, साथ में MP भी इससे लाभान्वित है। और यह बांध 1972 में बना था। कौन सा? जवाहर सागर 1972 में बना था। इस बांध की जो आधारशिला थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी 1954 में। 1954 में जवाहर सागर बांध की जो नींव रखी थी नेहरू जी ने रखी थी। और 1970 में ये बनकर तैयार हुआ था। और 1972 मैंने आपको अभी बताया भी था कि 1972 में ये बांध पूर्णतः बन गया था। ठीक है। और इसमें 3 परियोजनाएं और हैं चंबल नदी की। अगर आप नोटिस करना चाहें तो नोटिस करें, एक या लिख लें, नोट कर लें। गांधी सागर परियोजना है एक, इस पे इसी बांध पे, चंबल नदी बांध पे गांधी सागर परियोजना। आप इसे शॉर्ट इसमें इसे मदसौर भी कहते हैं। और एक है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना भी है इस पे। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना है और इसको तुम रावत भाटा भी कहते हैं। और एक है जवाहर सागर परियोजना,
जिससे, और तुम इसे कोर्ट में, इसे शॉर्ट में कोटा भी कहते हैं, कोटा, कोटा शहर, या तुम, हाँ कोटा ही कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें याद रखना है आपको। चंबल नदी पर ये तीनों परियोजनाएं, बांध हैं तीनों ही, या तीनों परियोजनाएं हैं, आपको ये याद रखना है। लाभान्वित राज्य एमपी और राजस्थान रहेंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखना या पढ़ लेना दोबारा से, आपको सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बम्बई या बॉम्बे, या वर्तमान में तो मुंबई है, शहर की स्थापना किसने की थी? इस वाली जो, इसमें जो स्लाइड्स में दिखाऊंगा कुछ शहर जिनकी स्थापना की गई है, उनके नाम भी हैं डिटेल्स में। तो चलिए देखते हैं, बम्बई शहर की स्थापना किसने की। तो जेरोल्ड आयंगर जी थे, इन्होंने मुंबई शहर की स्थापना की है। अगर हम मैप में पहले मुंबई देख लें फिर आगे चलेंगे। जूम आउट करते हैं हम इसको, जूम करते हैं। देखिए ये अपना प्यारा भारत है, ये पूरा अपना प्यारा भारत है, और ये मुंबई है। ठीक है, मुंबई का जो ये वाला कोना है ना, ये वाला कोना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मुंबई शहर है। इसकी जो स्थापना की थी अयंगर जी ने की थी। तो आई होप ये आपको दिख गया होगा इजीली। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या कहता है हमारा। 1669 से 1677 में बम्बई के दूसरे राज्यपाल बने थे कौन? जेरोल्ड आयंगर जी। बॉम्बे शहर की इन्होंने स्थापना की है। 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया था। 1995 में, 1995 से पहले ये बम्बई था, या बॉम्बे भी कहते थे लोग इसको, और फिर 1995 में इसे मुंबई कर दिया गया। ठीक है, और एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, यस जूम ज़्यादा था उस समय। हाँ, अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता जो है, ये ऑप्शन जो अपने पास डी है, जॉब चौरलॉक या चारलॉक या चरलॉक, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। इस शहर की स्थापना की थी इन्होंने, और हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का एक प्राचीन शहर है कलकत्ता। अंग्रेज इसे कैलकाटा कहते थे, और इंग्लिश में इसे कलकत्ता कह सकते हैं हम। और 2001 में इसका नाम बदलकर कलकत्ता रख दिया गया था। और अगर हम बात करें लुटियंस जी की, तो इन्होंने नई दिल्ली की स्थापना की थी। एडविन एडविन लुटियंस थे। और अगर बात करें ऑप्शन बी सिकंदर लोदी की, तो इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी 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 सॉरी। एक्चुअल में ऐसे दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक डिटेल्स में है शायद भारत की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर, तो उसमें मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो दक्षिण भारत की बात हो रही है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। और भारत की 5 चोटियाँ भी, जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं भारत में, उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले डिटेल्स पढ़ लेते हैं फिर हम उसको पढ़ेंगे। हिमालय के बाद भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनामुडी है, दक्षिण भारत की। अनामुदी समुद्र तल से 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये वही पश्चिम घाट है जो, जिसमें मसाले वगैरह होते हैं, जो महाराष्ट्र से होकर केरल पे ख़त्म होता है। और अनाईमुडी का मलयालम शब्द में अर्थ होता है इसका, जिसका अर्थ है हाथी का मस्तक। अनाईमुडी का मतलब होता है हाथी का मस्तक। महाराष्ट्र से शुरू होकर केरल में ख़त्म होने वाली पश्चिम घाट की ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं। केरल के मसाले सभी जगह पर प्रसिद्ध हैं। केरल में चाय भी होती है, परंतु मसाले ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन्हीं पश्चिमी घाट पर ही मसाले होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत की 5 ऊंची चोटियों की, तो देखिए अनाईमुडी ये केरल में स्थित है, और डोडा बेटा ये तमिलनाडु में स्थित है, और तीसरे नंबर पे है मुल्यनगिरी चोटी है, ये कर्नाटक में स्थित है, केटी लिखा है यहाँ पे। और अरमाकोंडा है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर हम बात करें 5वें नंबर की, तो डोलीगुट्टा ये तेलंगाना में स्थित है। तो दक्षिण भारत की ये 5 चोटियाँ हैं, अनाईमुडी, डोडा बेटा, अरमाकोंडा, मुल्यनगिरी और डोलीगुट्टा तेलंगाना में स्थित है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? इसको याद रखना है।
ये जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे होंगे, इन सब में महात्मा गांधी जी का रोल है, इन सब में ही महात्मा गांधी जी का रोल है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसमें नेतृत्व यानी कैप्टनसी यानी लीडरशिप किसने की, नहीं की है। तो इसमें महात्मा गांधी जी ने लीडरशिप नहीं की है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन है, इसमें भी उनके ही नेतृत्व में हुआ, वो लीडरशिप कर रहे थे। असहयोग आंदोलन है, आप तो अच्छे से जानते हैं, इसके भी लीडरशिप में या नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी ही थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के भी नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी ही थे। बट स्वदेशी आंदोलन जो था, स्वदेशी मतलब होता है अपने देश का, तो इसमें अंग्रेजी जो चीज़ें थी, सामान थे, उनका बहिष्कार किया गया था इस आंदोलन में। आप इस फोटो को मैं अभी जूम करके दिखाऊंगा तो आप इसमें इजीली पढ़ भी सकते हैं। जैसे उनके कपड़े, सूती वस्त्र वगैरह का, उनके जो मशीन से बने हुए कपड़े होते थे, उनका बहिष्कार किया गया। हमने अपने हाथ से अपने बुनकरों से बनवा के कपड़े पहनने की ठानी थी। और बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कुछ कपड़े हो गए, उनकी वर्दी का भी हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने का, और नमक वगैरह का भी प्रावधान था, जो हमने इसका बहिष्कार किया था। और डिटेल्स पे चलते हैं, पहले डिटेल्स देख लेते हैं। अरविंद घोष, देखिए इसके मेन लीडर यही थे, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्घोषक थे, ठीक है। इसमें देख लो आप, गांधी जी का नाम तो नहीं है ना, बिकॉज ऑफ ये 1905 में हुआ था। तो और गांधी जी तो बाद में आए थे ना भारत में, 1911 में आई थिंक, तो इसीलिए तो महात्मा गांधी जी इसमें नेतृत्वकर्ता नहीं थे। इसके मुख्य व्यक्ति ये थे सारे, अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जी थे। आगे चलकर यही स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का भी केंद्र बिंदु बना था। उसे इन्होंने स्वराज की आत्मा भी कहा है। स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किया गया था। 1905 में इसे स्टार्ट किया गया था। स्वदेशी का अर्थ होता है अपने देश का, स्वदेशी मतलब अपने देश का। इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना था, मैंने पहले भी बताया तुम्हें, तथा भारत में बने माल का प्रयोग करना है, उसे यूज़ करना है। साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था, वह भारत के लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। देखिए जाहिर सी बात है, अगर तुम विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करोगे तो देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर हम विदेशी कपड़े पहनना बंद करें तो भारत के बने हुए कपड़े ही हम यूज़ करेंगे। मशीनरी से जैसे स्वेटर बनता है, अगर भारत की महिलाएं खुद बनाएं और हम खुद पहने तो वो सारा जो है रोज़गार भारतीय लोगों को ही मिलेगा। और अगर हम इसको जूम करके देखते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें भी हमें पल्ले पड़ेंगी ज़रूर। फ़ोटो मैंने इसीलिए इसको इंक्लूड किया है। हमारा देश एक पेड़ की तरह है, तिलक जी ने ये बात कही है, जिसकी असली जड़ स्वराज है और स्वदेशी एवं बहिष्कार उसकी शाखाएं हैं, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक शुरुआत 1905 में 7 अगस्त को कलकत्ता टाउन हॉल से शुरू किया गया था। इस आंदोलन के तहत ब्रिटेन में बनने वाला सामान जला दिया जाता था। देख लीजिए आप, आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये की पॉइंट है, आप याद रखना इसको। आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी हम मनाते हैं या हैंडलूम डे भी मनाते हैं। हथकरघा मतलब हाथ से बनाने वाली चीज़ें। अहम किरदार इसमें अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, ये सब मैं बता चुका हूँ, पढ़ लेना आप ये डिटेल्स। और अगर बात करें साल 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तब इससे गर्म गुस्से में हो गुस्सा करके, या भारतीय जनता ये वाले नेता जो थे ये गुस्से हो नाराज़ हो गए थे, तब ये आंदोलन शुरू किया गया था। सो आई होप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये सब चीज़ें तुम्हें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए वर्तमान ये योजना आयोग अब ख़त्म कर दिया गया है, वर्तमान में अब इसकी जगह नीति आयोग है, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग ने इसको प्रतिस्थापित कर दिया है। पहले ये योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन अब ये योजना आयोग है। तो लेकिन अध्यक्ष इसके, उस समय जो योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे प्रधानमंत्री देश के, वो आज भी योजना आयोग में भी देश के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं। ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की है। भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी, देखिए यहाँ पे थी लिखा है, क्योंकि ये अब प्रतिस्थापित हो चुका है, बदल चुका है इसका नाम। इसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। उस समय पंचवर्षीय योजना से काम होता था ना, कि इस वाली पंचवर्षीय योजना में हम इतने काम करेंगे, इस क्षेत्र में विशेष बल देंगे,
औद्योगिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में, तो ये पंचवर्षीय योजना बनाना इसका प्रमुख कार्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे 2014 में समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था 2014 में। नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। 1 जनवरी यानी नव वर्ष के दिन, नए साल वाले दिन 2015 को भारत सरकार द्वारा इसे गठित किया गया था। किसकी जगह पर? योजना आयोग के स्थान पर। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जो देश का वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। और इसके उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में सुमन बेरी जी हैं और इसके CEO परमेश्वरन अय्यर हैं। अभी अमिताभ कांत जी की जगह पे ये नए बने हैं करंट में, ये आपको याद रखना है। सुमन बेरी जी ने राजीव जी का स्थान लिया है, डॉक्टर राजीव कुमार जी का स्थान सुमन बेरी ने लिया है और परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत जी का स्थान लिया है। तो ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सा शहर है जिसे भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो जो कुर्ग है, कुर्ग कर्नाटक में है, ये कुर्ग, इसे भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। कुर्ग को, ये फोटो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है। इस उत्तर पश्चिम सुंदर परिदृश्य के कारण इसे ऐसा कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक जिला भी है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में ही होती है। और किस जिले में होती है? कुर्ग में। कुर्ग का दूसरा नाम कोडांगू या कोडागू है। अगर हम बात करें पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो शिलोंग को कहते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। अगर पूर्व का स्कॉटलैंड की बात आएगी तो आप शिलोंग को लगाएंगे, और अगर शहर की बात आएगी तो कुर्ग को आप ऑप्शन में मार्क करना है। और देखते बात करते हैं उपनाम और वे वास्तविक नाम की। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को कहते हैं। मंदिर व घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहते हैं। पृथ्वी का कहीं स्वर्ग है तो श्रीनगर में है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। और अगर सुरमा नगरी की बात करें तो बरेली को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है। इसको मैं पहले जूम करके समझाने की कोशिश करूँगा। पहले हम इसको इस तरह समझते हैं। देखिए ये भारत का हिस्सा है, फिर इधर तो भारत इधर ऐसे हो जाता है। देखिए ये है चोटी, लेकिन ये इस तरह पाकिस्तान में पड़ती है। देखिए यहाँ पे भी देखेंगे आप, ये ऐसे, ठीक है। तो ये K2 है, ये वाला हिस्सा K2 ये लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो अगर कहीं कहीं पे लिखा होता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे हम गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं। लेकिन इसे K2 क्यों कहते हैं? K2 मतलब होता है काराकोरम, काराकोरम। तो काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, काराकोरम 4 तो नहीं कह सकते बार बार, कितनी बार काराकोरम कहेंगे। इसलिए हम K1 K2 कह देते हैं, K3 कह देते हैं, K4 कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी देखिए कभी ना कभी तो ये हिस्सा जो अक्साई चीन है अपना ही होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि गार्डविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिक्किम है यहाँ पे, और ये उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और यहाँ पे है वो, ये पाकिस्तान है। देखिए आप मैप में, ये पाकिस्तान का एरिया है। तो ये विवादित क्षेत्र है अभी वर्तमान में। तो हम अगर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो K2 तो अभी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक ना एक दिन हमें भी इजीली हो जाएगा बताने में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जी ऐसे करके ऐसे ही K2 है, ठीक है। तो अभी भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है एट प्रेजेंट में। देखिए कंचनजंगा राइट आंसर है इसका। और भारत 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं का घर है, जिनकी चोटियां हजारों मीटर से अधिक हैं। हिमालय श्रृंखला भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची पर्वतीय श्रृंखला है। ये ऊपर वाली जो मैंने अभी दिखाया था, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। कंचनजंगा पीक, कंचनजंगा को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की। 8586 मीटर, लगभग 28,169 फीट ऊंचाई के साथ सबसे लंबा है ये भारत में। कंचनजंगा का शाब्दिक अर्थ है बर्फ के 5 खजाने। कौन कौन से खजाने? चांदी, रत्न, अनाज और
पवित्र पुस्तकें। भारत को नेपाल से अलग करने वाली सीमा पर यह स्थित है। भारत को नेपाल से अलग करने वाली सीमा पर यह स्थित है। कौन सा? कंचनजंगा। और मैं अभी 5 चीज़ें और बताऊंगा इसी में। 5 सबसे ऊंची चोटियां हैं भारत की, उसके बारे में भी देख लेते हैं। कंचनजंगा आप देख चुके हैं, 8586 मीटर है, सिक्किम में यह स्थित है। और दूसरी है नंदा देवी, ये क्रम अनुसार ही लिखे हैं मैंने। दूसरी चोटी है नंदा देवी, ये 7816 मीटर उत्तराखंड में है ये। और तीसरी है कामेट पीक, ये 7756 मीटर चमोली गढ़वाल में स्थित है। चमोली गढ़वाल ये भी उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है। ये आपको याद रखना, ये सिक्किम में है। सबसे ऊँचे कंचनजंगा, फिर नंदा देवी, फिर कामेट पीक। और चौथे नंबर पे है साल्टोरी कांगड़ी पीक, ये सियाचिन ग्लेशियर में है और जम्मू कश्मीर में है। नाम क्या है इसका? साल्टोरी कांगड़ी पीक। और 5वां है सासेर कांगड़ी पीक, जम्मू कश्मीर में है। ये भी जम्मू कश्मीर में था। ये 2 उत्तराखंड में है, ये सिक्किम में है। तो ये भारत की शीर्ष 5 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। आप इसे याद रखना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहाँ से ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही वैसे दिखा दिया है, तो ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। ये एरिया है K2 के लिए, लेकिन ये पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ पे ये सिक्किम की ये वाली चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या किन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है? तो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी की ये फ़ोटो है। नेल्सन मंडेला जी की ये फ़ोटो है, इनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और अगर हम बात करें मार्टिन लूथर जी की, तो मार्टिन लूथर जी को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है, मिसलिनियस है। तो मार्टिन लूथर जी हैं, मार्टिन लूथर किंग, इन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है। और सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, सीमांत गांधी। ठीक है। और नेल्सन मंडेला के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है जो नेल्सन मंडेला जी पर आधारित होते हैं, ये बनते हैं अक्सर। जैसे ये क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है? नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। क्वेश्चन ये बन सकता है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला जी थे। नेल्सन मंडेला किस गुट के अध्यक्ष रहे हैं? ये उमखोंतो ग्रुप के सिजवे इसके जो है अध्यक्ष रहे थे। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण 27 वर्ष किस द्वीप वाली जेल में बिताए थे? रॉबेन द्वीप में 27 वर्ष ये जेल में रहे थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेल्सन मंडेला दिवस मनाने की घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस का निर्णय लिया था उन्होंने सेलिब्रेट करने का। और नेल्सन मंडेला बहुत हद तक किसकी तरह अहिंसा के मार्ग के समर्थक थे? महात्मा गांधी जी के। तभी तो इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ये भी अहिंसा के मार्ग के समर्थक थे। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला को क्या कहकर बुलाया जाता है? मदीवा। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला जी को मदीवा कहा जाता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाई? किसकी उक्ति है? उक्ति मतलब किसने कहा ये, या स्लोगन किसने दिया, या नारा किसने दिया? ठीक है, स्लोगन किसने कहा? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो फोटो देख रहे होंगे आप, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बात कही थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। और स्लोगन्स देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। लगभग रेलवे में तो पूछा ही जाता है, एक स्लोगन अक्सर पूछा जाता है रेलवे में, और SSC में पूछा ही जाता है। तो स्लोगन्स देख लेते हैं पहले। देखिए, पहला स्लोगन है हमारे पास, जय जवान जय किसान। ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। और मारो फिरंगी को मंगल पांडे जी ने ये नारा दिया था। और तीसरा है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये स्लोगन दिया था। जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये नारा दिया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये नारा दिया था। और सत्य साम्राज्यवाद का नाश हो
भगत सिंह जी ने ये नारा दिया था। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये नारा दिया है। और वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था, ये उनका ही स्लोगन है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। हु लिव्स इंडिया डाई, ये भी हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था। आराम हराम है, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा है या उनका स्लोगन है। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। और महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, करो या मरो, करो या मरो, ये महात्मा गांधी जी का स्लोगन था। अच्छा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन किसका था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप कमेंट करके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को बोलते हैं इसिहारा। इस प्लेट को बोलते हैं इसिहारा प्लेट, ये याद रखना आप। इसिहारा, इसिहारा, इस प्लेट को इसिहारा बोलते हैं। अच्छा, आपको ये क्या दिख रहा है इसमें? मुझे 74 दिख रहा है। अगर जिसको 74 ये दिख रहा है उसकी आंखें सही हैं, ये याद रखना। अगर जिसको ये 74 दिख रहा है ना, उसकी आंखें सही हैं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में बताऊंगा। वर्ण आंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग, अरे यार सॉरी, वर्ण आंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग ना हरा दिखाई देता है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। वर्णांधता आंखों का एक रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, मतलब वो रंगों को पहचान नहीं पाता है। जैसे अभी इसमें क्वेश्चन देख रहे हो आप, उसे लाल रंग जो है हरा दिखाई देता है। ठीक है, तो और भी डिटेल्स हैं। यह रोग नर में होता है, यह रोग पुरुषों में होता है, लेकिन इसकी जो वाहक होती है वो मादा होती है, मतलब इसकी जो वाहक होती है वो फीमेल होती है, लेकिन होता ये पुरुष में है, मेल में होता है। यह 3 प्रकार का होता है। हरे रंग की अंधता, इसे बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया, ट्राइट्रोनोपिया, इसे नीले रंग की अंधता बोलते हैं। और प्रोटेनोपिया, लाल रंग की अंधता बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता क्वेश्चन, मान लो इसकी जगह क्वेश्चन ये होता, प्रोटोनोपिया वाले रोगी को लाल रंग का रोग हो गया, ये को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो आप उसे कहते हैं हरा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं प्रोटोनोपिया रोगी। ठीक है, तो और अगर हम इस प्लेट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, आपको ये 74 दिख रहा है ना, ये 74 लिखा है। ठीक है, 74। अगर ये किसी को 21 दिखाई दे रहा है, अगर किसी को 21 दिखाई दे रहा है तो इसे बोलते हैं डाइक्रोमेसी, या द्विवर्णता या त्रिवर्णता बोल सकते हो आप, ट्राइक्रोमेसी। इससे ग्रसित व्यक्ति को ये 21 दिखाई दे रहा होगा, और जिसे 74 दिख रहा है वो एकदम फिट है, उसकी आंखें ठीक हैं। और किसी को ये दिख ही नहीं रहा होगा तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्रोमेटोस्पिया। एक्रोमेटोस्पिया, उसको ये दिख ही नहीं रहा होगा इसमें क्या लिखा है, एक्रोमेटोस्पिया। फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मैं इसको भी कर देता हूँ। द्विवर्णता होगी, द्विवर्णता होगी या त्रिवर्णता होगी, या त्रिवर्णता होगी, उसे ये 21 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और जिसकी आंखें ठीक होगी उसे 74 ही दिख रहा होगा, और जिसे नहीं दिख रहा होगा उसे उसे एक्रोमेटोस्पिया, एक्रोमेटोस्पिया कहते हैं। ये रोग है उसकी आंखों में, वो इस रोग से ग्रसित है, उसे ये बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। तो आई होप अब क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। बड़ों का सम्मान करें, सबका ख्याल रखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।